अस्सलाम वालेकुम। थैनाटोलॉजी डेथ कवर करने के बाद हम आ गए हैं ऑटोप्सी पे। ऑटोप्सी में जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टॉस तो हमारे पास ऑटोप्सी एक्सहुमेशन ऑफ फोरेंसिक साइंसेज की कैटेगरी में आएगा और इसके अंदर एक एससीक्यू और 4 एमसीक्यूज हैं। तो हम चलते हैं ऑटोप्सी की तरफ। ऑटोप्सी में सबसे पहले हमारे पास ऑटोप्सी की डेफिनेशन आ जाएगी। इट इज़ अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी एक्सटेंडेड टू द कटिंग और इंसाइजिंग ऑफ द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड पार्ट। तो टॉपसी की डेफिनेशन एससीक्यूज के लिए वाइवा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा क्वेश्चन फोरेंसिक का जब भी शुरू होता है बेसिक डेफिनेशन से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारे पास वो टॉपसी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि इट इज द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी एक्सटेंडेड टू कटिंग और इनसाइजिंग ऑफ द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड पार्ट। अब जो हमारे पास टॉपसी है वो हमारे पास इमर्ज फ्रॉम द वर्ड ऑटो और ऑप्सिस ग्रीव। द वर्ड टॉप्सिया मीन एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन बाय द एक्सप्लोरेटरी इंसियंस। तो ये आपने डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या होता है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा। इट इज़ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी एंड ओनली एक्सटेंडेड टू द विदड्रॉल ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। और टॉप्सी क्या होती है, डायलॉग विद द डेथ। तो हमारे पास जो टॉप्सी के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली सिनेरियोज में वो टॉप्सी जो टॉप्सी का अगर नाम नहीं लेगा तो वो यही कहेगा डायलॉग विद द डेड। तो हमने समझ लेना कि वो टॉप्सी की बात कर रहा है। अब टॉप्सी के जो हमारे पास स्टैंडर्ड टॉप्सी सूट है वो उसके अंदर हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये इस साल भी यूएचएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पहले भी आता रहा है। तो हमने ये चीज़ एमसीक्यूज एससीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमने ये वाला अच्छी तरह करना है। स्टैंडर्ड टॉप्सी सूट, इसके अंदर हमारे पास टॉप्सी रूम होगा, उसको लेबॉर्ट्री स्टोरेज एरिया फॉर द कॉप्स जिसको रेफ्रिजरेटर रूम बोलेंगे, रूम फॉर द केमिकल डिसइंफेक्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टाफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, रेडियोलॉजी रूम, वेटिंग एरिया फॉर द पब्लिक एंड टॉयलेट्स। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिकेशंस ऑफ टॉप्सी रूम क्या होगी, तो हमारे पास एंटी और एग्जिट ऑफ द टॉप्सी रूम शुड बी वाइड अनऑब्स्ट्रक्टिव एंड प्रेफरेबली सेपरेट फ्रॉम द एंटी डोर फॉर द पब्लिक। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द टॉप्सी रूम शुड बी impervious, प्रेफरेबली द ब्रेनिंग द आइस ब्लू टाइल्स। तो जो उसकी जो हमारे पास टाइल्स है फ्लोर और वॉल्स की वो हमारे पास आइस ब्लू होती हैं। आपने अगर केई या इलामा इकबाल विजिट किया तो आपको पता होगा कि टॉप्सी रूम की जो टाइल्स होती हैं वो आइस ब्लू टाइल्स होती हैं और एंटी एग्जिट जो है वो हमारे पास वाइड होती है। उसके बाद टॉप्सी रूम लाइट शुड प्रेफरेबली द सनलाइट, ज़्यादा नेचुरल सनलाइट पे फोकस होती है। अगर वो नहीं है तो इसका ट्रिपल द हाइट ऑफ द टॉप्सी टेबल पे एक लाइट पर फोकस करते हैं। उसकी हमारे पास अमाउंट कितनी होती है, 90 ल्यूमन्स और 70 लक्स। तो आपने ये याद रखना है, 90 ल्यूमन और 70 लक्स। और अपने ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि लाइट कितनी होती है, तो 90 ल्यूमन्स होती है। और 1 हेलोजन लैम्प प्रोवाइड 7 ल्यूमन लाइट और 1 ट्यूब लाइट प्रोवाइड द 5 ल्यूमन लाइट। ये भी आपने वैल्यूज एक दफ़ा रीड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा देयर शुड बी द न्यूमरस इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स कवर्ड विद द वाटर प्रूफ कैप फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक और एक्सरे इल्यूमिनेटर और कैमरास, ताकि करंट ना लगे। उसके बाद टॉप्सी रूम वॉशिंग शुड बी डन बाय द अबंडर वाटर सप्लाई विच शुड कम डाउन फ्रॉम द सीलिंग। उसके बाद हमारे पास क्या है, द ड्रेनेज ऑफ द पोस्टमार्टम टेबल एंड फ्लोर शुड लेड फर्स्ट इनटू द ओपन गली बिफोर ज्वाइनिंग द मेन ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट ब्लॉकेज। तो ये आप जब देखेंगे उसकी ड्रेनेज तो आपको समझ आ जाएगी कि टॉप्सी रूम की ड्रेनेज पे बात हो रही है। उसके बाद टॉप्सी रूम वेंटिलेशन शुड बी रिवर्स, एयर शुड एंटर द रूम फ्रॉम द सीलिंग एंड लीव थ्रू द वेंट्स, एग्जॉस्ट फैन इन द वॉल नियर द फ्लोर। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन ऑफ टॉप्सी रूम शुड बी डन बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट और मेडिकल स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू और सिट ऑन द फ्लोर ऑफ द टॉप्सी रूम एंड मस्ट बी सीटेड इन द विंग गैलरी हैविंग द सेपरेट एंट्री। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह टेबल लगी हुई है और ऊपर बैठने की जगह होती है बच्चों की, तो वो सारे आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना लेती है, उससे आपने ये सारे पॉइंट्स पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास डायसेक्शन अरेंजमेंट शुड इंक्लूड द प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग सूट, ऑटोप्सी टेबल, सक्शन यूनिट, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और इलेक्ट्रिकल सॉ। उसके बाद डायसेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ये सारे आपने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास हमारे पास आ गए ल्यूमन। ल्यूमन देखा कि हमने जो लाइट थी वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए थे, 90 ल्यूमन। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद लक्स आ गए, ये हमारे पास ऐसा यूनिट होता है इल्यूमिनेंस का। उसके मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं ना, ये प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में बार बार आया हुआ है। तो प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर ऑफ द कॉफ शुड नॉट गो बिलो +4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने प्लस का भी ध्यान रखना है। वो एमसीक्यूज में -4 भी लिख सकता है, +4 भी लिख सकता है। तो आपने +4 के याद रखना है कि +4 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड फ्रीजिंग प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर है। और दो पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर है हमारे पास, वो हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस का खास क्या रखना है, -20 डिग्री सेल्सियस जो है वो पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास ऑटोप्सी का प्रोटोकॉल क्या है। Autopsy protocol is a signed document containing a written record which serve as a proof for the autopsy findings। और प्रोटोकॉल दो टाइप्स के होते हैं, नैरेटिव और न्यूमेरिकल। ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद हॉस्पिटल ऑटोप्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पूछता है 3 टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी और उनके ऑब्जेक्टिव्स बताओ। तो सबसे पहले हॉस्पिटल ऑटोप्सी है, इसको मेडिकल ऑटोप्सी भी बोलते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू नो द कॉज ऑफ अ डेथ, correlation of the clinical diagnosis with the internal finding and symptoms, effectiveness of the therapy, study of the course of the disease process, academic purpose और statistical assistance के लिए।
तो हमारे पास हॉस्पिटल और जो हमारे पास मेडिकल ऑटोप्सी होती है कॉलेजेस में की जाती है, जो ऑटोप्सी हम एनेटमी में करते रहे हैं वो यही वाली ऑटोप्सी में आएगा। इट इज़ परफॉर्म विद द कॉन्सेंट ऑफ पेरेंट रिलेटिव्स एंड गार्डियंस ऑफ अ डिजीज, इट इज़ नॉट प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट ऑफ पेरेंट रिलेटिव्स और गार्डियन ऑफ अ डिजीज के होगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, तो आपने ये भी याद रखना है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ सुसाइड इन रिलेशन विद द साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ अ सुसाइड, मोटिव ऑफ अ सुसाइड एंड वे ऑफ सुसाइड। तो आपने तीन चीज़ें याद कर लिया, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या थी, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड सुसाइड के लिए, मोटिव ऑफ सुसाइड के लिए और वे ऑफ सुसाइड के लिए। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो ताकि हमें पता लग सके उसकी पर्सनल हैबिट्स क्या थी, पर्सनल रिलेशनशिप क्या थे, पर्सनल ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या थे, करेक्टर और लाइफस्टाइल और डिजीज क्या था। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास आ गया मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो मेडिकल लीगल ऑटोप्सी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज कैरिड आउट अंडर द लॉ ऑफ अ स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिटीजन एट लार्ज। तो हमने जो मेडिकल पढ़ी और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी थी, मेडिकल ऑटोप्सी थी वो हमारे पास कॉन्सेंट ऑफ अ रिलेटिव्स, पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ अ डिजीज से थी, ये हमारे पास अंडर द लॉ आती है और अंडर द लॉ ऑफ स्टेट आती है। सो परमिशन इज ग्रांटेड बाय द स्टेट नॉट द इंडिविजुअल। तो इसके अंदर स्टेट से इजाजत मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टेट किसमें, मेडिको लीगल ऑटोप्सी में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टू नो द कॉज, मोड एंड मैनर ऑफ अ डेथ, टू नो द टाइम्स इन डेथ फॉर द पर्सनल आइडेंटिटी, कलेक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ द एविडेंशियल मटेरियल, टू डिटेक्ट, डिस्क्राइब एंड मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंजरीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रिलेटेड विद द डेथ, टू प्रोवाइड फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट फॉर द लॉ एनफोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, टू सेपरेट डेथ ड्यू टू द डिजीज फ्रॉम डेथ एंड ड्यू टू द एक्सटर्नल causes in cases of a newborn to determine the life of stillbirth। उसके बाद essentials of medical legal autopsy के ये एक दफ़ा सिर्फ रीड करने हैं। to perform personally thorough or omit nothing, to perform the complete autopsy, to preserve all the finding by the written and photographic record, to provide a professional report without bias। उसके बाद rules और precautions ये भी सिर्फ आपने रीड करने हैं। उसके बाद हमारे पास आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले प्रिलिमिनरी मेजर्स होंगे, कलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एविडेंशियल मटेरियल, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लोज के बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद जनरल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज, इंटरनल एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, क्लोजर ऑफ द बॉडी, ऑटोप्सी रिपोर्टिंग एंड चेन ऑफ कस्टडी। इनको लाइन बस इस तरह ही याद करना है। बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसे प्रिलिमिनरी मेजर्स देख लिया, उसके बाद एविडेंशियल मटेरियल देख लिया, एग्जामिनेशन ऑफ क्लोज देख लिया, जनरल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देख लिया, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज देख लिया, इंटरनल इंजरी देख ली, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, क्लोजर ऑफ बॉडी, ऑटोप्सी रिपोर्टिंग एंड चेन ऑफ कस्टडी। तो ये मैंने एक दफ़ा रिपीट भी कर दिया ताकि आपके जहन में बैठ जाए। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रीलिमिनरी, जो हमारे पास जो पूछा जाता है पेपर में वो आपने ये एक दफ़ा सारा कुछ रीड कर लेना है कि इसके कलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एविडेंशियल मटेरियल में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ क्लोज में क्या है, प्रीलिमिनरी मेजर्स में क्या है। जो हमारे पास एससीक्यूज में है वो जनरल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। तो इसके अंदर हमारे पास एज, सेक्स, कंप्लेक्शन, हाइट, नॉरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, डिफॉर्मिटी, स्कार, टैटूज और हेयर देखेंगे। पोस्टमार्टम चेंजेस देखेंगे जो हमने डेथ में पढ़ी, हाइपोस्टेसिस, राइगर मोटिस, अल्गर मोटिस। उसके बाद लाइगेचर मार्क्स इफ प्रेजेंट ऑफ बॉडी ऑरिफिस। तो उसने जनरल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्या देखते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें उसको बता देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसिजन्स। इंसिजन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ऑस्पीस में भी बहुत ज़्यादा आया, एससीक्यूज में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी इंसिजन में स्कैल्प हो जाएगा, ईयर, वर्टेक्स, ईयर, इंटरमेस्टॉइड इंसिजन, मेक अ ट्रांसवर्स इंसिजन ऑफ द स्कैल्प फ्रॉम द वन मेस्टॉइड टू द अदर मेस्टॉइड ओवर द वर्टेक्स एंड मूव हाफ ऑफ द स्कैल्प। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंटीरियरली एंड हाफ पोस्टीरियरली ओवरलैपिंग ऑन द फ्रंटल एंड ऑसिपिटल रीजन। तो ये हमारे पास इधर हमारे पास ये हमारे पास हुई हुई इंसिजन ऑफ द स्कल। उसके बाद हमारे पास आ गया तीन टाइप की इंसिजन होती है, आई शेप, वाई शेप एंड वी शेप, मॉडिफाइड वाई शेप। तो आई शेप में हमारे पास क्या होगा, चिन टू प्यूबिस स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 इंच बिलो द सिम्फिसिस मेंटाई टू द सिम्फिसिस प्यूबिस, अवॉइडिंग द कटिंग ऑफ अम्बिलिकस और एनी इंजरी अलोंग द लाइन। तो हम अम्बिलिकस को जो है ना इस तरह करके अवॉइड कर देते थे। अम्बिलिकस इज अवॉइडेड बिकॉज द इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क, इससे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट इंजरीज और डिफिकल्ट टू कट एंड स्विच। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दें सिम्फिसिस मेंटाई और सिम्फिसिस प्यूबिस से कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये देखें कि हमारे पास सिम्फिसिस मेंटाई से स्टार्ट हो रहा है, सिम्फिसिस प्यूबिस तक जा रहा है, अवॉइडिंग द अम्बिलिकस, क्योंकि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है और इसके ये डिफिकल्ट टू स्विच होता है, डिफिकल्ट टू स्टिच होता है। उसके बाद हमारे पास वाई शेप इंसिजन आ गई। वाई शेप इंसिजन में हमारे पास क्या होता है, ये मैं आपको इधर से पहले दिखा दूं कि हमारे पास टू इंसिजन कमेंस टू आइदर साइड ऑफ द नेक फ्रॉम द एंगल ऑफ द जॉ टू मीट एट द मेनोबियम स्टर्नाई एंड देन टू द प्यूबिक सिम्फिसिस अवॉइडिंग द अम्बिलिकस। तो हम सबसे पहले ऊपर जाके फिर देख लेते हैं कि हमारे पास वाई शेप में क्या हो रहा है। वाई शेप में हमारे पास एंगल ऑफ द जॉ और द एंगल ऑफ द जॉ से मेनोबियम स्टर्ना है और फिर हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस तक जा रहा है, अवॉइडिंग द अम्बिलिकस। उसके बाद मॉडिफाइड वाई शेप में हमारे पास क्या होगा, टू इंसिजन्स कमेंसिंग ऑन द साइड on either side of the chest from the interior axillary fold acromion and curved
under the breast to meet at the ZV sternum and continue as a single vertical incision down to the pubic symphysis। तो हम ये अब ऊपर फिगर में देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे पास, कि हमारे पास दो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से लाइन आ रही है और नीचे हमारे पास जा रही है सिम्फिसिस प्यूबिस पे अवॉइडिंग द ब्लाइकर्स। तो हमने ये हमारे पास प्राइमरी इंसिजन हमने देख लिया नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और स्कैल्प पे। तो हमारे पास जो प्राइमरी इंसिजन थी और इसके अंदर हमने देखना है कि जो हमारे पास लास्ट ऑर्गन होता है ना डायसेक्शन के लिए एस्फिक्सियल डेथ में, वो हमारे पास नेक होती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज पूछते हैं, वो लास्ट ऑर्गन टू बी डायसेक्टेड इन द एस्फिक्सियल डेथ इज नेक। उसके बाद हमारे पास आ गया स्कैंडी इंसिजन। तो स्कैंडी इंसिजन में हमारे पास स्कल और चेस्ट है। उसके बाद टर्शियरी इंसिजन आ गया। और आपने जो इसमें बात याद रखनी है वो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमेशा पोस्टीरियर साइड से हम उसकी इंसिजन करते हैं। तो ये एमसीक्यू था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ गया रूटीन स्पेसिमन। तो रूटीन स्पेसिमन हमसे एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रूटीन स्पेसिमन हमारे पास क्या है। तो स्टमक विद द कंटेंट्स फुल, उसके बाद इंटेस्टाइन 30 to 40 सेंटीमीटर, लिवर 500 ग्राम, स्प्लीन और 1 किडनी, ब्लड 50 to 100 डिग्री सेल्सियस, यूरिन पूछ लेते हैं। उसके बाद बाइल, होल गॉल ब्लैडर। तो हमारे पास ये जो है ये हमने एक दफ़ा रूटीन स्पेसिमन देख लेने। अब सीलिंग ऑफ द कंटेनर में भी ये रूटीन स्पेसिमन आएंगे, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह होगा। उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर एमसीक्यूज आता है कि वो हमारे पास लंग्स जो होते हैं वो 360 to 570 ग्राम जो होता है लेफ्ट साइड के, और VS 325 to 480 ग्राम जो होता है वो राइट साइड के होते हैं। उसके बाद वो लिवर पूछता है कितना, 1400 to 1500 ग्राम लेते हैं स्पेसिमन। और लेंथ ऑफ एसोफेगस जो होता है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमने ये बातें एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। उसके बाद स्पेशल स्पेसिमन ये भी हमारे पास जो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, हेयर विद रूट्स, नेल, स्किन, बोन, मसल एंड ब्रेन। उसके बाद हमारे पास एडिशनल विसरल मटेरियल इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। ये आप जब टॉक्सिकोलॉजी अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक दफ़ा हम रीड दे लेते हैं। फॉर अल्कोहल 100 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम द पेरिफेरल वेन एंड CSF एज मच एज अवेलेबल। उसके बाद फॉर बार्बिट्रेट्स एंड ओपीएम हाफ ऑफ द ब्रेन। फॉर हाइड्रोसायनिक एसिड, सायन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कोल गैस और क्लोरोफॉर्म 100 ml ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड हाफ ऑफ द ब्रेन। फॉर स्टेक्निन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और हाफ ऑफ द ब्रेन। उसके बाद हमारे पास आ गई प्रेजर्वेशन। तो प्रेजर्वेशन में हमने चीज़ें याद रखनी है। वो हमारे पास फॉर्मल सेलीन सोल्यूशन, फॉर्मल सेलीन किस तरह बनता है, फॉर्मेलिन 10% एंड नॉर्मल सेलीन 90% लेते हैं। फॉर केमिकल एनालिसिस और टॉक्सिक सुपर सैचुरेटेड सेलीन सोल्यूशन फॉर द विसरा, रेक्टिफाइड स्पिरिट लेते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम ब्लड के लिए ईडीटी और सिट्रेट देते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि फॉर ब्लड ईडीटी और सिट्रेट है, और फिर टिश्यूज फ्रीजिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सीलिंग ऑफ कंटेनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी बन जाता है। एमसीक्यूज और ऑस्पी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 कंटेनर्स आर टू बी प्रिपेयर्ड हैविंग द स्टमक विद फुल कंटेंट्स। ये हमारे पास फुल पहले कंटेनर में आ गया। इसमें जो है ना थोड़ा सा उल्ट करके लिखा हुआ है। जो सेकंड पॉइंट है वो थर्ड है और थर्ड पॉइंट सेकंड है जो हमारे पास पारिक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सेकंड में ये लेंगे, पहले स्टमक विद कंटेंट्स, उसके बाद इंटेस्टाइन 30 to 40 सेंटीमीटर, उसके बाद लिवर, स्प्लीन और किडनी। लिवर फुल लेंगे, स्प्लीन 500 ग्राम लेंगे और किडनी जो है 1 लेंगे फॉर मेकिंग कट एंड स्लाइसिंग। उसके बाद सैंपल ऑफ अ प्रेजर्वेटिव लेंगे। उसके बाद सैंपल ऑफ अ यूरिन लेंगे 5वें पे। सैंपल ऑफ यूरिन में 150 to 200 ml लेंगे। तो हमारे पास पहले स्टमक आ गया, फिर इंटेस्टाइन आ गया, लिवर, स्प्लीन और किडनी, फिर सैंपल ऑफ प्रेजर्वेटिव, फिर सैंपल ऑफ यूरिन। All glass containers are preferred. The caps are placed and covered with a piece of cloth. The cloth is tightened by the thick thread. The knot of a thread is fixed and sealed by the sealing wax having the seal embossed on it. तो ये आपने याद रखना है कि सीलिंग ऑफ अ कंटेनर कैसे हुआ। उसके बाद जो हमारे पास एससीक्यू आता है, ये सारी चीज़ें रीड करने वाली हैं। आपने एक दफ़ा सारा कुछ रीड कर लेना है, लेकिन इस पर याद करने वाला कुछ नहीं है। जो आपके पास याद करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो हमारे पास उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कोमिंगलिंग। कोमिंगलिंग में हमारे पास क्या है, कोमिंगलिंग मिक्सिंग ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिफरेंट बॉडीज इन द मैस डिजास्टर इज कॉल्ड कोमिंगलिंग। जो मैस डिजास्टर में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिफरेंट बॉडीज को हम मिक्स करके उसको उठाते हैं तो उसको कोमिंगलिंग बोलते हैं। तो अब हमारे पास आगे आगे हमारे पास नेगेटिव ऑटोप्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑटोप्सी में पूछा जाता है, नेगेटिव ऑटोप्सी। इसको ना लाइन वाइज मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी की डेफिनेशन क्या है। ये वाईवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एससीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एन ऑटोप्सी इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव एंड ऑल द efforts including the gross microscopic toxicological analysis fail to reveal the cause of a death. Theoretically there is always a cause of death but 2 to 10% autopsies go negative even at the best centers. तो exact definition negative autopsy की याद करनी है आपने। उसके बाद factors conducting for such lapses। अब इसके अंदर हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक lapses होता है और एक हमारे पास lesions होते हैं। तो जो हमारे पास lapses हैं कहाँ कहाँ हैं वो हम देख लेते हैं। lapses हमारे पास external examination में हो सकते हैं, internal examination में हो सकते हैं, histological examination में हो सकते हैं, toxicological और other investigation में
हो सकते हैं। इसके साथ लैप्सेस के हमने देख लेना है कि इसके अंदर लैक ऑफ पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर हमारे पास परफॉर्मिंग ऑटोप्सी विदाउट द एडिक्वेट हिस्ट्री। तो ये हमने सारे लैप्सेस और जो हमारे पास एडिक्वेट हिस्ट्री के बगैर और लैक ऑफ पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग के बगैर हमने देख लिया कि क्या क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लीजन्स। लीजन्स हमारे पास सीएनएस में होती है, कंकशन और एपिलेप्सी, लीजन इन द नेक और लेरेंक्स, चॉकिंग, इन्फ्लेमेशन। उसके बाद लीजन इन द सीवीएस जो डिस्टल कोनी ओक्लूजन। उसके बाद लीजन्स इन द एडिनल हेमोरेज, इन्फाक्शन, ट्यूमर इन्फेक्शन। उसके बाद हेमाटोपोएटिक सिस्टम, सिकल सेल डिजीज। इसके अलावा जो हमारे पास रह जाएंगे वो हमारे पास रह जाएगा फ्रीजिंग ऑफ टिश्यूज, ऑटोलिसिस, इम्प्रॉपर प्रेजर्वेशन। उसके बाद डेथ फ्रॉम द फियर और शॉक। उसके बाद कंसील्ड और अनडिटेक्टेड ट्रॉमा। इसके अंदर 3 ब्लो आ जाएंगे। ब्लो ऑन द नेक जो होगा वो वैगल इनहिबिशन करवाएगा, ब्लो ऑन द एपिगैस्ट्रियम जेनिटल्स में होगा, या फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो इस तरह आपका नेगेटिव ऑटोप्सी के सारे फैक्टर्स आराम से याद हो जाएंगे। तो पहले हमने लैप्सेस देख लिया, लीजन्स देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया कि वो जो फैक्टर्स थे बाकी रह गए वो हमने एक दफ़ा पढ़ लिए। उसके बाद पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स। तो पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार प्रॉफ में आता है और बार बार एससीक्यूज एमसीक्यूज और कॉलेज के पास में भी बार बार पूछा जाता है। तो आर्टिफैक्ट्स मीन द आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। जो इसकी डेफिनेशन पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट की वो ये है, एनी चेंज कॉज और एनी फीचर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी आफ्टर दिस विल लीड टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मेडिको लीगल सिग्निफिकेंट एंटीमॉर्टम फाइंडिंग इज कंसीडर्ड एज आर्टिफैक्ट। अब टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट देखेंगे। हमारे पास आर्टिफैक्ट 4 टाइप के होते हैं, इंट्रोड्यूस बिटवीन द डेथ एंड ऑटोप्सी। फिर हम नीचे देखेंगे आर्टिफैक्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑटोप्सी। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिफैक्ट ड्यू टू द बर्न और थर्ड पार्टी आर्टिफैक्ट। तो जो हमसे पूछे जाते हैं वो हमारे से पूछे जाते हैं कि इंट्रोड्यूस बिटवीन द डेथ एंड ऑटोप्सी कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं और उनकी डिटेल पूछी जाती है। तो हमारे पास एगोनल आर्टिफैक्ट्स आ गए। तो रीगर्गिटेशन एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यू टू द एगोनी ऑफ डेथ में बी कंसीडर्ड एज द कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू द एस्फिक्सिया। एगोनल आर्टिफैक्ट्स आ गए। आर्टिफैक्ट ड्यू टू द रिसस्किटेशन, इंजेक्शन मार्क्स ऑफ द पैड्स ऑफ डिफिब्रिलेटर, फ्रैक्चर ऑफ रिब, पॉजिटिव प्रेशर, ब्रीथिंग apparatus और कैरोटिड मसाज ऑन द नेक। उसके बाद हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद ब्रूजिंग और फ्रैक्चर्स में भी प्रेजेंट। इम्बाल्मिंग आर्टिफैक्ट में ट्रॉकर मार्क लुक लाइक अ फायरआर्म वाउंड। उसके बाद हमारे पास रिलेटेड टू द लाइवर और राइगर मोटिस, हार्ट डायलेटेशन ड्यू टू द राइगर मोटिस एंड कंजेशन ड्यू टू द लाइवर मोटिस। उसके बाद डीकम्पोजिशन आर्टिफैक्ट, स्वेलिंग आ गया। मैंने इसको याद रखा हुआ था बीबीएस से। तो ब्लडी फ्लूइड है, ब्लिस्टर्स और स्वेलिंग है। ब्लडी फ्लूइड एट द नोज एंड द माउथ में लेड टू द ड्राउनिंग ऑफ द फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल। ब्लिस्टर लुक लाइक अ एंटीमॉर्टम बर्निंग एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी में गिव फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द एंटीमॉर्टम ओबेसिटी। तो हमने सारी चीजें बिटवीन द डेथ और टॉप्सी वाली याद कर ली। एगोनल आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट ड्यू टू द रिसस्किटेशन, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन आर्टिफैक्ट, इम्बाल्मिंग आर्टिफैक्ट रिलेटेड टू द लाइवर और राइगर मोटिस, डीकम्पोजिशन आर्टिफैक्ट। उसके बाद आर्टिफैक्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑटोप्सी देख लिया आपने। और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास कैनेडीज फिनोमेना है जो ऑटोप्सी इंसिजन टू द एंटीमॉर्टम वुंड्स होती है में प्रोड्यूस आर्टिफैक्ट, उसको कैनेडीज फिनोमेना बोलते हैं। उसके बाद आर्टिफैक्ट ड्यू टू द बर्न हो गए और थर्ड पार्टी आर्टिफैक्ट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास आ गए एक्सुमेशन। एक्सुमेशन का क्या मतलब है? लैटिन में एक्स आउटसाइड को बोलते हैं, ह्यूमस मीन अर्थ। तो एक्सुमेशन मीन द लॉफुल डिसइंटरमेंट और डिगिंग आउट ऑफ द बरिड बॉडी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक्सुमेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ एक्सुमेशन और टॉप्सी। तो हम किस किस पर्पज़ के लिए करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और फिर हमारे पास हम देखते हैं कि सस्पिशन ऑफ द फाउल प्ले इज रेज्ड आफ्टर बोरियल। उसके बाद इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड अनरिपोर्टेड पॉइजनिंग, टॉप्सी रिपोर्टेड ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनर इज चैलेंज इन सिविल केसेस व्हेन द कॉज ऑफ डेथ इज इन डिस्प्यूट। तो हम कौन कौन सी सारी देखेंगे? सिविल कॉसेज में, सिविल केसेस में देखेंगे, पॉइजनिंग में देखेंगे, फाउल प्ले में, और जब आइडेंटिफिकेशन करनी है। टाइम पीरियड आप एक दफ़ा देख लेंगे। फ्रांस में नो सच एग्जामिनेशन कैन बी अंडरटेकन आफ्टर 10 ईयर्स, इन जर्मनी आफ्टर 30 ईयर, इन ब्रिटेन, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान देयर इज नो लिमिट। उसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में हमारे पास इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ गया इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसके प्रोसीजर में हमारे पास डिगिंग शुड बी कॉशियस टू अवॉइड द डैमेज टू द बॉडी इन सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। सैंपल ऑफ द अर्थ आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड जस्ट अबव द कॉफिन, आइदर साइड ऑफ द कॉफिन, अंडर द कॉफिन। कंट्रोल सैंपल फ्रॉम द रिमोट एरिया ऑफ द ग्रेवयार्ड। इफ ग्रेवयार्ड इज वाटर लॉज, अ सैंपल ऑफ वाटर। उसके बाद आइडेंटिटी मस्ट बी एस्टैब्लिश, नेसेसरी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास रूटीन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन। और फिर आपने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड कर लेनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर बार बार पूछा जाता है एससीक्यूज और एमसीक्यूज दोनों में। उसके बाद हमारे पास आगे इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिमिटेशंस आ जाती हैं। एससीक्यूज और वाइवा में बार बार लिमिटेशंस इसकी आई हुई हैं। एससीक्यूज आप यूएचएस को उठा के देखेंगे तो लिमिटेशन बार बार पूछी हुई है। सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग में भी ऑब्सक्योर, हिस्टोपैथोलॉजी में भी ऑफ नो वैल्यू, वेजिटेबल एंड वोलेटाइल पॉइजन आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट शुड क्लाउड द डायग्नोसिस, टाइम पीरियड elapsed बिटवीन द burial and disinterment, स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जामिनिंग डॉक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हैजर्ड्स इन द ऑटोप्सी रूम। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लास्ट एससीक्यू है और ये आपने लाजमी करना है। उसके
अब मैकेनिकल हैजर्ड में कौन सा होंगे, इंजरी टू द हैंड, इंजरी टू द आईज, इंजरीज टू द लिम्ब, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब, इंजरीज टू द बैक। तो हमारे पास इंजरीज टू द हैंड में कट्स बाय द शार्प इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द डायसेक्शन, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ द डेड बॉडी, बर्न्स फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर और हॉट इंस्ट्रूमेंट। आईज में किस तरह होता है, कॉर्नियल अल्सर बाय द बोन डस्ट फ्रॉम द सोइंग ऑफ द बोन, लोअर लिम्ब बाय द फॉल ऑन द वेट स्लिपरी फ्लोर और मसल स्ट्रेन फ्रॉम द कैरिंग ऑफ अ हैवी कॉर्प। तो आप हेडिंग कर लेंगे तो आपको बाकी चीज़ें खुद ही लिखनी आ जाएंगी। उसके बाद बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या है, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। तो हमारे पास ये आपने सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड कर लेनी है लिखने के लिए। उसके बाद केमिकल हैजर्ड्स है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और फिक्सेटिव्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, इलेक्ट्रोक्यूशन है, इलेक्ट्रिकल बर्न्स और रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम द थेरेपेटिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप। अब जो हमारे पास एनआरए है उसके टेबल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल सेम इस तरह के ही होंगे सारे। तो आप ये भी जब आप ये करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इस बुक में सारी चीज़ें यही लिखी हुई हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर है कि हमारे पास टॉप्सी रूम के हैजर्ड्स क्या हैं। तो हमने देख लिया मैकेनिकल इंजरी है, बायोलॉजिकल हमने देख लिया, केमिकल इलेक्ट्रिकल रेडिएशन, ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया बिल्कुल सेम यही सारा कुछ है। उसके बाद हमारे पास आगे कॉलम फॉर द कॉप्स रिसीव्ड इन द जनरल एंड टॉप्सी रजिस्टर। तो हमने देखना है कि सबसे पहले जो टॉप्सी रजिस्टर और जनरल रजिस्टर में क्या फ़र्क है। तो बायोडाटा ऑफ अ डिजीज, डेट एंड टाइप ऑफ अ रिसीप्ट ऑफ अ कॉप्स, नेम, नंबर एंड पुलिस स्टेशन ऑफ द स्कॉपिंग कांस्टेबल और डेट एंड टाइम ऑफ द रिटर्न ऑफ द कॉल बैक टू द पुलिस। उसके बाद टॉप्सी रजिस्टर क्या इससे डिफरेंट होगा। तो हमने देखना है इसके अंदर हमारे पास टॉप्सी रजिस्टर में बायोडाटा फॉर डिजीज लेंगे, अर्ली ऑटोप्सी होगी। उसके बाद हमारे पास ईयरली ऑटोप्सी नंबर एलोकेटेड टू द डिजीज, डेट एंड टाइम ऑफ द ऑटोप्सी, नेम एंड नंबर ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द डिजीज, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ द स्पेसिमेन एंड नेम ऑफ लेबोरेटरी वेयर सेंट एंड प्रोविजनल फाइनल कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। तो हमने ये देख लेना है कि ऑटोप्सी रजिस्टर और जनरल रजिस्टर में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमारे पास आगे स्टेजेस ऑफ ऑटोप्सी एग्जामिनेशन। तो ये हमने उधर ही सारी यही बातें लिखी हुई थी। फिजिकल एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सर्फेसिस, ओपनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज। उसके बाद हमारे पास क्लोजर एंड स्पेसिमेन फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड क्लोजर ऑफ द रिसॉर्टिंग ऑफ द बॉडी। तो ये सेम बातें वो वाली बुक में लिखी हुई हैं जो इस बुक में है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमारे पास कॉजेज ऑफ नेगेटिव ऑटोप्सी क्या है। तो मैंने लैक और लैप्सेस आपको दो चीज़ें बताई थी। देखें, एडुकेट ऑटोप्सी विदाउट द एडिक्वेट हिस्ट्री, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, लैप्सेस इन द एग्जामिनेशन। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल, इंटरनल, लेबोरेटरी, हिस्टोलॉजिकल, टॉक्सियोलॉजिकल, बिल्कुल सेम बातें जो उस बुक में है वो इस बुक में है। और उसके बाद इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा और डिजीज और ट्रॉमा एट द कंसील्ड साइड। तो इस तरह अगर आप वो वाली बुक करेंगे तो आपके लिए आसानी से ये वाली बुक आराम से कवर होती जाएगी। एनआरए के टेबल्स अच्छी तरह करने होते हैं और पारिक से आपने अच्छी तरह पढ़ना होता है। पारिक बुक थोड़ी सी मुश्किल है, समझने में मुश्किल होती है, लेकिन एनआरए की लाइन्स जो है ना वो इस वाली बुक में है। तो आप आराम से कोई भी टॉपिक इस बुक से कवर कर सकते हैं। शुक्रिया।